चलिए हम लोग को पढ़ना है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर तरंग द्वारा, ठीक है, तरंग द्वारा जो प्रकाश के अपवर्तन की हमें व्याख्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बना के समझेंगे पूरा हाइगेंस थियरी। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करना है। और प्रकाश कैसा है? तरंग है। प्रकाश क्या है? तरंग है। हाइगेंस ने कहा दिया था प्रकाश तरंग है। जिसको हाइगेंस का सिद्धांत पता होगा, क्या हाइगेंस ने कहा था कि प्रकाश एक तरंग के रूप में गमन करती है। और उन्होंने ये भी बता रखा था कि जो प्रकाश होती है तरंग के रूप में भी गमन करती है, तो उसकी जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। उन्होंने बताया था कि प्रकाश कैसी तरंग है? प्रकाश एक यांत्रिक तरंग है, मैकेनिकल वेव है। समझ रहे हैं? लेकिन आज के जमाने में बात सही नहीं है। आज हम लोग कहते हैं प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा हम लोग जिसको कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हाइगेंस ने सिद्ध किया कि तरंग प्रकाश का अपवर्तन कर रहा है। यानी जो तरंग है, प्रकाश जो तरंग है, तरंग के द्वारा किसी माध्यम से प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होगा, ये बात हाइगेंस ने बताया था। तो उसी बात को हम लोग चल रहे हैं सीखने। तो क्या है कि हमारे पास एक पृष्ठ है। ठीक है, एक ऐसा पृष्ठ है, मतलब ये जो है इस पृष्ठ को अपवर्तक पृष्ठ कहेंगे। ठीक है, आप लोग जानते हैं अपवर्तक पृष्ठ। ये मान लीजिए कि माध्यम नंबर 1 है। हाँ, माध्यम 1 है। मान लीजिए कि ये विरल है, विरल माध्यम है। ठीक है, विरल सघन हमें अपेक्षा है कि आप जानते होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। इसको हम लोग बोलने वाले हैं माध्यम नंबर 2। ठीक है, और ये भी हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये जो माध्यम है ये सघन माध्यम है। सघन माध्यम है। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, उस कॉन्सेप्ट को समझ लें। तो हमने कहा था कि जो प्रकाश के अगर आपको अपवर्तन की व्याख्या करना है, जैसे परावर्तन की व्याख्या हमने किया था, तो हमने कहा था अगर आपको प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। सर हमने बताया था कि उसके लिए हमको तो सबसे पहला बात I = R प्रूफ करना होगा। यानी आपतन कोण का मान, वही बैठ जाइए वहां जगह है, पीछे जगह है, उधर से पर्दा हटा के उधर से आ जाओ बच्चा। ठीक है, आप समझिए। तो हमने क्या कहा था कि मान लीजिए हमको हाइगेंस के नियम द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करना है, तो हमने कहा था कि इसके लिए हमको सबसे पहला बात होगा कि I = R प्रूफ करना होगा। यानी आपतन कोण का मान हमको सिद्ध करना होगा कि वो जो होता है परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। और दूसरा काम, दूसरा तो बहुत आसान होता है, आपको सिर्फ लिख देना होता है, सिद्ध करके दिखाना नहीं होता है। तो आपको अगर नहीं कॉन्सेप्ट भी नहीं समझ में आ रहा है तो अगर आप सिर्फ लिख देते हैं तो सही हो जाता है। क्या चीज है दूसरा हमको ये प्रूव करना है। दूसरा जैसे उसमें प्रूव करना था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे खींचा गया विलंब तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं। कौन सा पृष्ठ? जो हमारा पृष्ठ होगा, जिस पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन हो रहा होगा उसी पृष्ठ पर होता है। समझ रहे हैं? तो इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमको जब अपवर्तन की व्याख्या करना है तो जो हमारे पास अपवर्तन के 2 नियम हैं, वो दोनों नियम को प्रूफ कर देना होगा। अगर प्रकाश के अपवर्तन के दोनों नियम प्रूफ हो जाते हैं तो यानी हम कह देंगे कि हाँ प्रकाश अपवर्तन दिखा रहा है। ठीक है, तो चलो पहला नियम आपको याद होना चाहिए। पहला नियम तो हमारा सबसे आसान था। क्या चीज? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ पर स्थित होते हैं। हम यहाँ पे जब बताएंगे तो हम कहेंगे बोर्ड वाला पृष्ठ है, क्योंकि हम सारा काम बोर्ड पे कर रहे थे। आप जब एग्जाम में लिखेंगे तो आप कहेंगे कागज का पृष्ठ है, या कापी कुछ भी कर सकते हैं, कागज के पृष्ठ पे आप वर्क कर रहे हैं क्योंकि वो कागज का पृष्ठ है। ठीक है, तो पहला नियम तय हो गया। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला है, जिसको प्रूफ करना होता है, जिसको कहते हैं हम लोग स्नेल का नियम।
और अगर कहीं आप स्नेल का नियम प्रूव कर पाए तो सारा काम आसान हो जाएगा। क्या स्नेल के नियम में ये कहा गया है कि जो आपतन कोण की जो ज्या होती है बटे अपवर्तन कोण की जो ज्या होती है उनका कुछ न कुछ नियतांक होता है, यानी कुछ इनका नियत मान होता है। यानी ऐसे इधर भेजोगे तो उसी को बोल देते हैं अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती को जब हम इधर लेके आते हैं, मतलब जब हम लोग साइन आर को इधर लेके आते हैं तो इधर यह नहीं बचता है ना, यह मतलब अपवर्तनांक। और हमने वहां पे आपकी सुविधा की दृष्टि से लिखवा दिया था 1n2 वो तो था तो अपवर्तनांक में, लेकिन उसको हम लोग कहते थे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि हम यहाँ पे हम अगर ये प्रूफ कर पाए कि साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू कोई एक नियतांक होता है, कोई नियतांक निश्चित मान, नियतांक का मतलब निश्चित मान जिसका वैल्यू नियत हो, अगर हम इस बात को प्रूफ कर पाए तो फिर हम स्नेल का नियम अगर हमारा प्रूफ हो गया तो हम हाइगेंस के सिद्धांत द्वारा अपवर्तन का नियम प्रूफ कर पाएंगे। यानी इतनी जो बात हमने बताया है इसको आपको अपने दिमाग में लेकर के चलना है कि अगर हमको अपवर्तन प्रूफ करना है तो उसके लिए हमको क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, स्नेल का नियम। किसके द्वारा, अपवर्तन के द्वारा। ठीक है, समझ पा रहे हैं, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो हम लोग के दिमाग में ये होने वाला है कि अपवर्तन का नियम क्या होता है, यानी स्नेल के नियम से हमको प्रूफ करना। चलिए आइए, हाइगेंस ने कहा कि बाय द वे मान लीजिए पिछला वाला कॉन्सेप्ट लगने वाला है, बहुत सारा जिन्होंने कल पढ़ा है उनको थोड़ा सा अच्छे समझ में आएगा। पिछला वाला कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए हाइगेंस ने कहा कि मान लीजिए कोई प्रकाश किरण है, कोई प्रकाश तरंग है, ठीक है, और कोई प्रकाश तरंग है ठीक है, कोई प्रकाश तरंग है इस तरीके से आ रही है। अब प्रकाश तरंग अगर इस रूप में आ रही है तो इसका क्या मतलब हुआ, कोई प्रकाश तरंग अगर इस रूप में आ रही है तो मतलब क्या, समांतर तरंग आपतित हो रही है। और जब भी हमारे पास कोई समांतर तरंग आपतित होती है तो उसका एक तरंगाग्र का निर्माण होता है, हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत। ठीक है, एक तरंगाग्र का निर्माण होता है। अब हमने ये भी बता रखा है कि अगर कोई प्रकाश किरण समांतर जा रही है तो किस तरह के तरंगाग्र का निर्माण होगा, अगर कोई बिंदु स्रोत से प्रकाश किरण निकल रही है तो किस तरीके से तरंगाग्र का निर्माण होगा। हमने एग्जाम्पल भी बताया था, समझ में आ रहा है कि हम लोग तरंगाग्र किस तरीके से, अगर कोई लीनियर मान लीजिए कोई प्रकाश स्रोत है, एक रेखीय प्रकाश स्रोत है तो उससे किस तरीके से, बेलनाकार, उससे किस तरीके से तरंगाग्र बनेगा, इसके बारे में हमने बताया था। तो मान लीजिए प्रकाश किरण आ रही थी, अब जरा अभी बताइए ऐसे करके अगर आ रहे हैं तो ये वाला तो पहले पहुंचना करेगा। देखो हमारा हाथ देखो, ये पहले पहुंचेगा, हमारा हाथ तो दोनों ही समान है ना, देखो। लेकिन अगर ऐसे टेढ़ा आ रहा है तो पहले किस पर पहुंचेगा, ये पहुंचेगा ना, तो यहाँ पर मान लीजिए पहुंचा, और यहाँ पे पहुंचा तो हम इसी समय एक तरंगाग्र, हालांकि हम लोग तरंगाग्र कहीं बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं, लेकिन वहां पे बनाने से हमारा कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है। जहां पे बनाने से हमारा कोई प्रॉफिट होने वाला है हम वहां पे एक तरंगाग्र का निर्माण कर लेते हैं। तो हमारे पास एक तरंगाग्र हुआ और इस तरंगाग्र का नाम समतल तरंगाग्र हुआ, और इस तरंगाग्र का नाम हमने रख दिया ए और बी। ठीक है, अच्छा एक बात और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। मान लो जैसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन करते थे तो प्रकाश के परावर्तन में एक का माध्यम होता था, इसलिए कहीं माध्यम होता था क्योंकि प्रकाश जौने माध्यम से आता था वही माध्यम में चल जाता था, तो फिर हमारा माध्यम एक रह गया ना। तो वहां पे हमको प्रकाश के वेग वगैरह से मतलब नहीं था, लेकिन इस जगह पे अभी देखिएगा असर पड़ेगा। मान लेते हैं कि पहले माध्यम में जो हमारा एक पहला वाला माध्यम है, इस पहले माध्यम में प्रकाश का वेग है v1, माध्यम बदलेगा तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल भी तो बदल जाएगी ना जी। तो मान लेते हैं कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल है v1 और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल हो गई हमारी v2। तो ये कंडीशन है, हम लोग पहले माध्यम में और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग है। सपोज कर लीजिए हवा है, अपने दिमाग में रखने के लिए सपोज कर लीजिए हवा है और इधर रख लीजिए कांच है, शीशा है, पानी है, कुछ भी आप जो मर्जी तो मान सकते हैं। ठीक है, ये है। अब क्या होगा सर, ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम जानते हैं, अब हम लोग जान चुके थे। ठीक है, क्या जान चुके थे
जैसे न्यूटन ने क्या बताया था, न्यूटन ने बताया था कि जो जो सघन माध्यम होता है, सघन माध्यम न्यूटन ने बताया था कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है विरल माध्यम की अपेक्षा। ठीक है, और न्यूटन के कुछ यही सब जो रूल थे वो न्यूटन को नीचे ले जाने में कामयाब हुए थे। कैसा, पहला कंडीशन तो उन्होंने माना था कि प्रकाश जो होता है कण के रूप में गमन करता है, और कण कौन सा, जिसका कोनो द्रव्यमान नहीं होता है। अरे यार, ये कौन सा कण हो गया जिनका कोनो द्रव्यमान नहीं होता है, द्रव्यमान ही नहीं यार, द्रव्यमान ही नहीं। तो इसलिए उनके रूल, दूसरा रूल उन्होंने ये दे रखा था कि प्रकाश की जो चाल होती है सघन माध्यम में ज्यादा होती है विरल माध्यम की अपेक्षा। लेकिन सन 1850 ईस्वी में कब दिया गया था, 1675 से 76 ईस्वी में। ठीक है, 1850 ईस्वी में, ठीक है, 1850 ईस्वी में फोकाल्ट जो थे, फोकाल्ट ने कह दिया कि ऐसन का कुछ नहीं होता है, प्रकाश की चाल सघन माध्यम में ज्यादा नहीं होती है विरल माध्यम की अपेक्षा। इन्होंने कहा कि बस इसी को तुम क्या ऐसे, अगर तुमको उसको सही बनाना है तो तुमको इस चिन्ह को इधर लगाना पड़ेगा, तब वो सही हो जाएगा। यानी प्रकाश की चाल विरल माध्यम में ज्यादा होती है सघन माध्यम की अपेक्षा। समझ में आ रहा है? तो ये बात है फोकाल्ट जो थे प्रूव कर चुके थे, और ये बतिया हाइगेंस बहुत पहले ही से बता रहे थे, लेकिन उनका बतिया कोई मानने को तैयार नहीं था। लेकिन अब मानेगा सब कोई। तो क्या हुआ, इन्होंने बताया देखो अगर ये सघन माध्यम होगा तो प्रकाश इसमें धीरे चलेगी। बोलो हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, जब ये सघन माध्यम होगा तो प्रकाश इसमें धीमे चलेगी। मान लो हई जो तरंगाग्र बना था एक t बराबर 0 टाइम पे बना था। किस पे बना था, t बराबर 0 टाइम पे। जब समय हम लोग 0 मान रहे हैं, समय जब 0 था तब तरंगाग्र का निर्माण, हालांकि समय 0 नहीं होता मान लेते, उस समय हमने कैलकुलेशन स्टार्ट नहीं किया था। अब देखो मान लो जब समय बराबर t टाइम बाद ये क्या होगा सर, ये प्रकाश किरण जो होगी, प्रकाश की जो तरंग होगी वो ऐसे 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 करते 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 यहाँ पे आके पहुंचेगी। अच्छा, पहुंचेगी तो मान लो कितनी दूरी तय की होगी, कितनी दूरी तय की होगी सर, तो कहेंगे सर दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल तो सर v1 है और समय तो t है, तो दूरी हो जाएगी सर v1t हो जाएगा। अच्छा, उतने ही टाइम, जितने टाइम पे यहाँ पे पहुंची है उतने टाइम पर ये भी तो कहीं पहुंची होगी। अच्छा सर जी, वो किधर पहुंचेगी, आइए हम लोग दिमाग लगाते हैं। तो जरा देखो, मान लो एक इधर पहुंची होगी तो कहेंगे सर देखिए ये तो v2 स्पीड से चल रही है, और v2 हम हमेशा ये मान करके चलते हैं, ये मान के चल रहे हैं कि जो v1 है ये ज्यादा ही है v2 से। क्यों, क्योंकि ये सघन है, और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, धीमी होती है, इसलिए हमने कह दिया कि ये कम है। कम है तो हेलना ज्यादा दूरी तय कर पाएगी नहीं, ऐसे कम दूरी तय करेगी ना। हाँ, बहुत बढ़िया। तो थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये जो प्रकाश है ये इधर गमन किया है। अभी हम बता देंगे कि ये हुआ कैसे है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, कुछ बातें थोड़ी समझनी पड़ती है। और ये ज्यादा दूरी नहीं तय किया है, थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ हाँ है, इतना दूरी था और है इतने दूरी तय किया। पता कैसे चला सर जी, तो तरंगाग्र बनाएगा, अगला ये चाप बनाएगा। समझ में आ रहा है कि कहां पर जो सभी तरंगों के सभी कण जो होंगे कंपन की समान कला में होंगे। ठीक है, तो ये कम ही दूरी पर बनाएगा, इतना तो दिमाग आप लगा सकते हैं। अब मान लीजिए जितने टाइम में यहाँ पे पहुंचा उतने टाइम में ये यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे एक तरंगाग्र बना ले, इससे और इससे मिलती हुई तरंगाग्र, हाँ इससे और इससे मैच खाती हुई तरंगाग्र बना ले। चलिए हम बना लेते हैं, तो एक तरंगाग्र बना लेते हैं इससे इससे मैच खाती हुई। बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। इतना बात समझ गए, बहुत आसान हो गया। ये थोड़ी सी लाइन सीधी है, थोड़ा इसको सीधा करेंगे। चलिए आगे बढ़े। चलिए
अब क्या होने वाला है, अब हम लोग जानते हैं कि जो तरंगाग्र होता है ये हमेशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। एक बार और, तरंगाग्र सदैव तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। दूसरी बात कौन सी? दूसरी बातें होगी, इसी को पलट दीजिए तो बोलेंगे सर कि तरंग हमेशा तरंगाग्र के लंबवत गमन करती है। तरंग तरंगाग्र के, अरे चाहे एकरे लंबवत बोलो चाहे वो एकरे लंबवत बोलो, बतिया बरोबर है ना। यानी इसके लंबवत ये रेखा गुजरने वाली है, इसका लंबवत चलो बनाते हैं। लंबवत बनाओगे किस तरीके से? इस तरीके से दिख रहा है। और ये वाला किस तरीके से? ये इधर गमन कर ली और ये इधर गमन कर ली। देखो इसका भी लंबवत कैसे बनेगा? इसका लंबवत ऐसे बनेगा। देखो लंबवत, देखो तो ये जो तरंग है वो इस तरीके से होकर के गमन कर जाएगी। इन्होंने दिखा दिया, पहला कॉन्सेप्ट ही तो देख लो। अच्छा पहले कॉन्सेप्ट, मान लो तुम यहाँ पे नहीं खींचे होते, तब वो देखो यहां से जब तुम तरंगाग्र खींचोगे, यहां से तुम तरंगाग्र खींचोगे तो लंबवत का ही तो पैटर्न बनाना है। और लंबवत हेकरे सिधाई में नहीं हो सकता, अधिक कोण बन जाता। देखो जरा सोचो, ऐसे अधिक कोण है कि से देखते हैं तरंगवा के अधिक कोण बन जाता है, इसलिए तनी से इसे झुकाना पड़ गया है। जब झुकाएंगे तब हमको पता चला कि हाँ यहाँ से देखो ये 90 डिग्री का कोण बना है और यहाँ से ये भी अपना 90 डिग्री का कोण बना है। यानी हमको पता क्या चला ये बताते हैं। हम तो एक बात भली भांति जान चुके हैं। देखो वही वाला कॉन्सेप्ट फॉलो किया ना कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। सीधे गई कहाँ? सीधे आती तो ऐसे आती, अभिलंब की ओर झुक गई है। समझ पा रहे हैं? आगे बढ़े, चलिए। अब हमारा इतना जब काम आसान हो गया तो अब हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत कुछ क्या कर सकते हैं बता दो? अभिलंब खींच सकते हैं। तो खींच लिया जाए। पृष्ठ से 90 डिग्री पे खींचते हैं तो हमारा ये ललका वाला पृष्ठ है और यहाँ पर ये जो है हमारा अभिलंब का कार्य करेगा। यहाँ पर भी पृष्ठ से 90 डिग्री पे खींचते हैं, ये जो है हमारा अभिलंब का कार्य करेगा। चलिए आइए अब थोड़ा देख लिया जाए। आपतित किरण, आपतित किरण होता है पढ़ चुके हो, लेकिन अब की बार हम लोग क्या बोलेंगे? आपतित तरंग। हाँ, आपतित तरंग और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अगर इसे हम आपतन कोण कहेंगे सर तो इसे प्रदर्शित कर देंगे आई से। खुश हैं? चलिए दूसरी बात हम ये भी जानते हैं कि तरंग संचरण की दिशा के तरंगाग्र सदैव लंबवत होता है। तो तरंगाग्र यानी है वाली लाइन और हे वाली लाइन के बीच में 90 डिग्री कोण बना। तरंग संचरण की दिशा है, तरंगाग्र है तो लंबवत होगा। लंबवत होगा तो ऐसी होगा, तो ऐसी होगा तो 90 डिग्री का कोण बन रहा। हाँ, तो हाई वाला कितना होगा? बहुत बढ़िया, ऐसे अच्छा लगता है। हाई वाला जो होगा ये 90 माइनस आई होने वाला है। अच्छा अब थोड़ा और दिमाग लगा लेते हैं। और कौन सा दिमाग? हाई कोई पृष्ठ है, हाई अभिलंब है, पृष्ठ है, ये विलंब है और पृष्ठ और अभिलंब के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। तो अगर है 90 माइनस आई है तो है कितना होगा? आई। आई और 90 माइनस आई को जब आप जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। और पूरा हम जानते हैं पृष्ठ और अभिलंब के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है तो आई हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? एकदम बहुत बढ़िया, लाजवाब। बस इतना समझ गया तुम्हारा बहुत काम आसान कर दिए आप। आइए यहाँ पे समझ लेते हैं। अच्छा थोड़ा सा हाई चीजें नहीं लिखी हैं, थोड़ा लिख लीजिएगा। हाई है ना, दूरी कितनी होगी? V2T। क्या कि T समय में ही है ना दूरी तय किया है V1 और T समय में ही है ना दूरी तय किया है। काहे है ज्यादा दूरी तय किया है, काहे कम दूरी तय किया, हमने बताया है आपको। इसमें चाल ज्यादा है और इसमें चाल कम है। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी हम आगे बढ़ लेते हैं। हम जानते हैं कि अपवर्तित तरंग और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। चलो देखते हैं अपवर्तित तरंग कौन सी है। यह अपवर्तित तरंग है, देखो जो जा रही है, और है अभिलंब है, इसके बीच बना कोण आर। बहुत बढ़िया।
तो हई वाला बना कोण कितना होगा 90 माइनस आर। काहे कि किरण और हाँ बोलेंगे सर कि अपवर्तित मतलब जो बोलेंगे तरंग और तरंगाग्र के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। तो ये तरंग थी तरंगाग्र, तो तरंग और तरंगाग्र के बीच में 90 डिग्री कोण बनता है। अब एक चीज और जानते हैं सर, अभिलंब और पृष्ठ के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। तो अगर 90 माइनस आर हुआ तो है हो गया। अरे वाह, अब मजा आएगा। इतना समझ गए तो फिर बहुत कुछ समझ गए, हमारा बहुत काम आसान करते हैं। तो चलिए, 1850 ईस्वी में फोकाल्ट प्रूफ किए थे और 78 ईस्वी में कह दिए थे कि ऐसा ही होने वाला होगा। चलिए, अब हम लोग क्या प्रूफ करने वाले हैं, स्नेल का नियम। क्योंकि जो हमारा स्नेल का नियम प्रूफ हो जाता है तो हमारा सेकेंड लॉ प्रूफ हो जाएगा, और वही सबसे इंपॉर्टेंट वाला है। ठीक है, तो चलिए, हमारे पास दो त्रिभुज नजर आ, थोड़ा सा एक चीज गलत कर दिए हैं, गलत नहीं किए, छूट गया। छूटा क्या चीज है, ये वाले तरंगाग्र का नमूना नहीं लिखे हैं, नाम लिख लेते हैं। चलो, इसका क्या नाम लिख लेते हैं, ए डैश बी डैश। खुश है? चलिए, हमारे पास दो त्रिभुज नजर आ रहा है। एक त्रिभुज है ए बी बी डैश कुसुम कुसुम, और दूसरा का त्रिभुज है ए डैश बी डैश है। आ रहा है? चलो, तुम दोनों काम कर सकते हो, या तो तुम त्रिभुज को समरूप त्रिभुज दिखा दो, या तो त्रिभुज को समरूप त्रिभुज दिखा के कर सकते हो, और या तो तुम त्रिकोणमिति का फार्मूला लगा के कर सकते हो। त्रिकोणमिति वाला लगाइए तो त्रिकोणमिति वाला ही लगा देते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, क्या होने वाला है, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम लोग लिखते हैं त्रिभुज ए बी बी डैश में, ए बी बी डैश में। अभी जितनी बातें हम आपको समझाए हैं वो लिखवा देंगे, समझ रहे हैं, ऐसा पूरा नोटंकी किया है, लेकिन है यहाँ समझिए, त्रिभुज ए बी बी डैश में क्या हो गया सर, हम लोग आई निकालने वाले हैं, यानी हमको प्रूफ क्या करना है, साइन आई बटे साइन आर बराबर कोई नियतांक। कोई नियतांक मतलब, कोई नियतांक मतलब यन का मतलब होता है कि हमको इस तरीके से उसको प्रूफ कर देना है कि उसकी जो वैल्यू मिले वो क्या मिले, नियत मिले, बदलने वाली ना हो। कैसी, बदलने वाली ना हो। तो हम चल रहे हैं साइन आई लगाने, साइन क्या में आई है, देखो में आई बन रहा है, तो लिख रहे हैं साइन आई, और साइन आई बराबर क्या होता है, लंब बटा कॉड, लंब बटा कॉड। चलो भैया देख लेते हैं लंब कितना होता है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब कितना हो जाएगा, बी बी डैश। कॉड कौन होती है, देखो है तरंग है, हाँ है तरंग है और है तरंगाग्र है, इसके बीच का कोण 90 अंश, क्योंकि तरंग और तरंगाग्र के बीच का कोण 90 अंश होता है। ठीक है, तो है जो है वो 90 अंश है, 90 अंश के सामने वाली भुजा एक कॉड होती है, समझ में आ रहा जी। तो है क्या हो गई, कॉड हो गई, यानी ये कितना हो गई, ए बी डैश। चलो, बी बी डैश की वैल्यू हमारे पास कितना है, V1T हो गया। एक लाइन में हालांकि नहीं लगाना चाहिए, गलत बात होती है, कलियां लगा दिए थे तो आज नहीं, आज मेरे पास जगह है, तुम लोग जैसे लगाओगे एग्जाम में लिखोगे, इसके लिए नहीं गड़बड़ाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, साइन आई बराबर लंब की जगह पे हमने देख लिया क्या चीज, बी बी डैश, और कॉड की जगह पे क्या लिखा है, ए बी डैश। चलो समझ में आ रहा है जी। हाँ, बी बी डैश की वैल्यू हमारे पास क्या चीज है, V1T, और ए बी हमें पता नहीं जाएगा, इतना ही पता था। चलो आगे बढ़ लेते हैं, समीकरण मान लीजिए, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर राम। आगे बढ़े, चलिए, अब त्रिभुज ए डैश बी डैश, त्रिभुज ए डैश बी डैश में किस पे पहुंचते हैं, साइन आर पर। साइन आर कितना हो जाएगा सर, तो ये भी हो जाएगा लंब बटा कॉड, लंब बटा कॉड। तो ये हो गया हमारे पास साइन आर बराबर लंब कितना हुआ सर, आर कोड के सामने वाली भुजा ए डैश हो गया ना, ए डैश, कॉड कितना हो गया सर,
ए बी डैश, क्योंकि है 90 डिग्री कोण बन रहा, तरंग और तरंगाग्र के बीच का कोण 90 अंश, इसके सामने वाले भुजा कोण यानी ए बी डैश। ये हो गया कितना, साइन आर हो गया। ए डैश की वैल्यू हम जानते हैं B2T, और नीचे कितना हो गया हमारे सामने आओ, है क्या हो गया, ए बी डैश हो गया। ये समीकरण नंबर श्याम, ठीक है। आगे बढ़े, समीकरण नंबर राम को श्याम से डिवाइड कर दें। चलिए, समीकरण राम डिवाइडेड बाय श्याम, आइए इसको लिखते हैं। हमारे पास क्या हो गया है, साइन आई बटे, देखो बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से, दाएं पक्ष को दाएं पक्ष से, साइन आई बटे साइन आर बराबर है, आई की वैल्यू लिख ले, V1T बटे ए बी डैश बराबर V2T बटे ए बी डैश। हाँ, ए बी डैश से ए बी डैश को काट दीजिए, बचा क्या, साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या बचा, थोड़ा टी से टी को भी काट दो, बराबर V1 बटे, अरे वाह, मान लो तुम एक चाल से दूसरे चाल में भाग दोगे तो कौन नियत वैल्यू ही तो मिलेगी। जब हम स्नेल का नियम प्रूव करवाए थे तो बहुत सारा प्रूव करवाए थे। सबसे पहले जब भाई लिखा था, क्या लिखा था साइन आई बटे साइन आर बराबर 1n2, ठीक है। फिर इसको लिखे थे n2 बटे n1, फिर इसको प्रूफ करके लाए थे V1 बटे V2। अरे देखो भैया, समझ में आया। जब भाई वाला बतिया प्रूफ हो गया तो मतलब जब भाई हाई एकरे बराबर है तो हाई तो एकरे बराबर होबे करे। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि साइन आई बटे साइन आर बराबर, हम यो लिख सकते हैं क्या चीज, n2 बटे n1, और साइन आई बटे साइन आर बराबर 1n2। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, नोट कर लिया जाए, ठीक है, समझ आ गया।